हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का हमारा फोर्थ जो चैप्टर था उसका आज हम लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया था। हम लोगों ने इसमें सबसे पहले किया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप कह सकते हो कि जितने भी ट्रेड हैं, यानी हर कंट्री बहुत सारी सभी कंट्रीज़ में आपस में जाकर आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, व्यापार करती है, अपने बिजनेस वहाँ पे चलाती है या दूसरों के प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं हम लोग। ये सब ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि MNCs क्या होती हैं। MNCs मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने किया अगला टॉपिक जो था वो हमने किया था कि फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन कैसे होता है मार्केट्स के बीच में। ठीक है, फिर चाइनीज़ टॉयज़ का एक एग्जांपल लिया था हमने। उसके बाद हम लोगों ने जो अगला टॉपिक किया था वो किया था कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की थी। एक तो टेक्नोलॉजी में 2 टाइप्स की टेक्नोलॉजी थी। पहली थी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी थी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IT सेक्टर जो होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक मतलब जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन को वो था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स लिबरल होना, मतलब आप कह सकते हो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो आने जाने पे किसी भी सामान को आने या जाने के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है किसी भी देश के थ्रू, उसको जो है वो कम कर देना या ओपन कर देना ट्रेड को। ठीक है, उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, उसके बाद हमने एक टर्म की थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 में बनी थी। ठीक है, उसमें लगभग अब 165 से अबव जो है कंट्रीज़ अब उसमें हैं। उसका मेन काम होता है कि एक फेयर तरीके से सभी को लिबरल वे से सभी कंट्रीज़ के साथ लिबरल होते हुए और फेयर तरीके से क्या करना, ट्रेड करना। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, उसके ऊपर भी डिबेट चलती रहती है और वो भी हमने टॉपिक किया था। उसके बाद हमने किया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि कैसे पॉजिटिव इफेक्ट है और कौन से नेगेटिव इफेक्ट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट हमने किए थे कि कंज्यूमर्स को क्या क्या फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर को क्या क्या फ़ायदा होता है। फिर नेगेटिव इफेक्ट हमने किए था कि नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो स्मॉल प्रोड्यूसर पे पड़ता है या वर्कर्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। ओके, उसके बाद हमने उसमें 2 एग्जाम्पल भी देखे थे। एक रवि का एग्जाम्पल देखा था जो कि एक छोटा सा प्रोड्यूसर है किसी छोटे से पार्टिकल्स का, मतलब टीवी वगैरह लाइटिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनका। दूसरा हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो सुशीले का देखा था जो एक नॉर्मल सी वर्कर है। ठीक है, और जो अब हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब ये तो हम कर चुके हैं कि WTO के थ्रू फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है। WTO जो है वो पार्शलिटी करती है हमारे बीच में, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। WTO का झुकाव हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ रहता है क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है। ठीक है, और उन्होंने भी क्या बनाया है, आप ये कह सकते हो कि WTO का झुकाव डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ रहता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर उनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनका प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिक्स के ऊपर उन इंडस्ट्रीज़ का प्रेशर रहता है। प्रेशर हमारे ऊपर भी रहता है इंडस्ट्रीज़ के मालिक का, जैसे अपने यहाँ जियो है, रिलायंस है, अंबानी है, उन ग्रुप्स का हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी प्रेशर रहता है। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम ये करने वाले हैं कि स्ट्रगल क्यों होता है, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन लाना क्यों ज़रूरी है और किस तरह के स्ट्रगल हो रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। हम कह सकते हैं कि सभी को एक जैसा बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन में नहीं मिल रहा, किसी को कम फ़ायदा मिलता है और किसी को ज़्यादा। पीपल विद द एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ, जिन लोगों के पास अच्छी एजुकेशन स्किल है, जिनके पास अच्छी वेल्थ है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्लोबलाइजेशन की। देखिए, जिसको नॉलेज है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा रहा है। और मैंने बताया था कि अपने भारत की बहुत सारी कंपनियां जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी हैं ग्लोबलाइजेशन के चलते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एशियन पेंट है हमारी,
या इंफोसिस है जो आईटी सेक्टर की है, ठीक है। ऐसी हमारी अच्छा और कौन सी बताई थी मैंने आपको, एशियन पेंट बताई थी, इंफोसिस बताई थी, रैनबैक्सी जो मेडिसिन्स की बताई थी, हाँ टाटा मोटर्स है। ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा हुआ और ये भी क्या बन गई, एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सभी को एक जैसा फ़ायदा नहीं मिलता, जो जो डाउन हैं, जो गरीब हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा जिनके पास थोड़ी नॉलेज है, जो वेल्दी पर्सनस हैं, जो एजुकेटेड है, उनको ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब ग्लोबलाइजेशन है, ये बात सबको पता है और ये भी पता है कि वो फेयर नहीं है, तो उसको फेयर करने के लिए अब क्या क्या तरीके हम लोग अपना सकते हैं ताकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो फेयर हो। उसके लिए क्या किया जा सकता है, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा, बिल्कुल भी उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होगी, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, स्मॉल प्रोड्यूसर और लार्ज प्रोड्यूसर के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने में बड़ा पॉसिबल रोल प्ले कर सकता है। कैसे, इट्स पॉलिसीज मस्ट protect the interests not only the rich and the powerful but all the people in the country. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए। क्या कर सकती है, ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ रिच और जो पावरफुल पर्सन्स हैं या जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्हीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे जो गरीब हैं, जो डेवलपिंग हमारे जैसी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए मतलब गवर्नमेंट को, ठीक है, ये बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि और भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट कैन श्योर दैट लेबर लॉ एंड अदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लेबर लॉ जो होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सुशीला का, कि पहले जब वो अच्छे से काम करती थी तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती थी, वो परमानेंट वर्कर होती थी, उसे हॉलीडेज़ जो संडे या कोई भी गेस्टेड हॉलीडे उसकी भी सैलरी मिलती थी, उसे मेडिकल अलाउंस भी मिलते थे। लेकिन जैसे ही MNCs ने उसको अडॉप्ट किया या MNCs आई, उसके बाद उसकी डेली जो आवर्स थे वो भी बढ़ गए थे, सैलरी भी कम हो गई थी, टेम्प्रेरी बेस्ड हो गई थी, उसे हॉलीडेज़ के पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। तो इस तरह के लेबर के कुछ लॉ होने चाहिए, हर श्रमिक को, हर मजदूर को एक कानून के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वो सब लागू होने चाहिए। गरीबों को जो है हराश नहीं करना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, और गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप की जो हरकतें हैं वो ना हो। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। दूसरा काम क्या करना चाहिए, देखिए पहला काम मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अच्छा रोल प्ले कर सकती है और गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉ है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको भी इम्प्रूवमेंट कर सकती है, उनके साथ भी उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए और उन्हें ये कह सकते हो आप लोग कि उनको एक टाइम दिया जाना चाहिए इम्प्रूवमेंट का, कि एक टाइम पीरियड तक वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, उनकी हेल्प करनी चाहिए छोटी छोटी सब्सिडीज़ वगैरह देकर, ठीक है। और जब तक कि वो इनफ अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जब तक वो अपना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करते, तब तक गवर्नमेंट के उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो दो बताए हैं, पहला मैंने बताया था कि जो लेबर लॉ है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन रखनी चाहिए,
उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको कुछ स्पेशल सब्सिडीज़ देनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। जी, ये ध्यान से सुनना, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था ट्रेड बैरियर्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स क्या होती है। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होती है? ट्रेड बैरियर्स का तो आपको मालूम है कि जब हम कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको जो हम कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं किसी सामान को, तो आने वाले सामान पे बाहर से कोई सामान अपने देश में आ रहा है तो हम उस पर कुछ टैक्स लगाते हैं, ठीक है। जब वो टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा हो जाती है और वो सामान की कीमत बढ़ जाती है, इसलिए अपने लोग उसे कम खरीदते हैं। जैसे चाइनीज़ टॉयज़ का अगर एग्जांपल दें तो अगर हम चाइनीज़ टॉयज़ पे एक्सपोर्ट लगा दें, ट्रेड जो बैरियर्स है वो लगा दें, तो हम कुछ उस पर क्या करेंगे, हम लोग उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे। अब चाइनीज़ टॉयज़ जैसे ही टैक्स ज़्यादा लगेगा वैसे ही जो 20 रुपये का बिकता था वो 30 का बिकेगा या 40 का बिकेगा, जितना भी हम टैक्स लगाएंगे उससे वो महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो लोग उन्हें कम खरीदेंगे। अब लोग किस लिए ज़्यादा खरीदें? क्योंकि वो सस्ते हैं। सस्ते किस लिए हैं? क्योंकि हमने उन पे ट्रेड ड्यूटी कम लगाई है, ठीक है। अच्छा, ये होती है ट्रेड बैरियर्स की किसी सामान के आने पे। अब होती है इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। इन्वेस्टमेंट बैरियर्स क्या होती हैं कि कोई भी एमएनसी आकर अपने यहाँ पे कितना % इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि अगर टाटा मोटर्स की अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो फोर्ड वालों ने महिंद्रा और महिंद्रा में 50% इन्वेस्ट किया या 40% किया या 60% किया। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगानी चाहिए कि कोई भी कंपनी आकर ऐसा ना हो कि 90% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कर दे। तो अगर किसी कंपनी ने अगर मान लो महिंद्रा और महिंद्रा की बात करते हैं तो फोर्ड आई थी और उसने महिंद्रा और महिंद्रा में 90% या 80% इन्वेस्ट कर दिया पैसा, सिर्फ 20% ही महिंद्रा का रहा, फोर्ड का 80% रहा, तो ऑब्वियस है कि फोर्ड का कंट्रोल उसके ऊपर ज़्यादा हो गया और वो कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ से निकलकर वो सारी की सारी फोर्ड वालों की हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगानी चाहिए और ट्रेड बैरियर्स लगानी चाहिए। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें WTO का भी को भी कहना चाहिए, उससे भी ये उम्मीद लगानी चाहिए कि वो भी जो है वो फेयर रूल फॉलो करवाएगी, ठीक है। इट कैन आल्सो अलाइन विद ओवर डेवलप्ड countries with similar interest fight against the domination डेवलप्ड कंट्रीज़ इन WTO। वो कह रहे हैं कि हमें WTO से, मतलब जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उससे भी कुछ आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ टाइप से करना चाहिए, या उससे भी हमें बात करनी चाहिए कि वो खाली डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ ही ना देखे बल्कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी तरफ भी देखे। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा डोमिनेंट ना होने दे हम पे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसेज campaigns and massive campaigning and representation by people's organization have influenced important decision relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. अब हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बड़े बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपेनिंग चला रहे हैं, बड़े बड़े आप कह सकते हो स्ट्राइक्स या रिलीज निकाली जा रही हैं WTO को इतना एक तरह से WTO के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए कि जो इस टाइप का अनफेयर डिसीजन जो WTO करता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में वो ना करे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हम आम लोगों को भी ये करना चाहिए। आपने देखा जैसे अपने यहाँ दिवाली के आसपास या अभी कोरोना टाइम पीरियड में भी हम लोग क्या करते थे, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के लोग इकट्ठा होकर कि चाइनीज़ सामान का बायकॉट करना चाहिए, ये करना चाहिए, दिवाली पे चाइनीज़ सीरीज़ नहीं लगानी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये अपनी तरफ से पीपल्स की एक कोशिश होती है कि किस तरह से ट्रेड भी फेयर हो और हम लोग थोड़ा सा अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं टॉयज़ की या इलेक्ट्रिसिटी की या जो भी चीज़ हम चाइना की यूज़ करते हैं उन सब की अपने यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। ओके, आई थिंक अपना ये चैप्टर क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करना, ओके। और जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो चैप्टर 1 करेंगे हिस्ट्री का, हालांकि वो अपना हो गया है फिर भी हम उसे दोबारा रिवाइज़ करेंगे। आई थिंक स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं
ऐसा लग रहा है। चलिए टिल देन थैंक यू।